डियर स्टूडेंट, आप देखें व्हाट इज ए कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या है आपके? composition is a function is also function which is defined such as let g is a function from a to b, and f is a function from f to c. The composition function from a to c is defined as the function composition of a function g and g defined as at a point a such as। इसको हम किस तरह कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f and g at point a is equal to फंक्शन ऑफ g of a, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं या मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f एंड g डिफाइन होगा उस वक्त जब उसका रेंज ऑफ द फंक्शन g सबसेट हो किस चीज़ के? डोमेन ऑफ द फंक्शन f के। अगर ये हैसियत किसी भी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f एंड g में एग्जिस्ट करता है तब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। किस वक्त? जब रेंज ऑफ द फंक्शन g इज सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f। अगर ये सबसेट ना हो, ये कंडीशन ओबे ना करें, तो हम इसको कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f एंड g को डिफाइंड नहीं कर सकते। तो अब देखिए नेक्स्ट इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट जी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए। हमारे पास एक सेट है ए बी सी टू फंक्शन टू इटसेल्फ है, यानी इसी फंक्शन के दरमियान फंक्शन बनता है कौन सा? जी। और किस तरह इसको डिफाइन किया है कि एफ ऑफ जी ऑफ ए का वैल्यू बी है, जी ऑफ बी का वैल्यू सी है और जी ऑफ सी का वैल्यू ए है। और इस तरह ए बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए बी सी टू सेट 1 2 3 डिफाइन है सच एज एफ ऑफ ए का वैल्यू आपके पास क्या है? 3 है, एफ ऑफ बी का वैल्यू 2 है, एफ ऑफ सी का वैल्यू 1 है। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन g को हमने क्या लिखना है? एफ सर्कल g लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ g एंड f को हमने किस तरह लिखना है? g सर्कल f। तो हमने इस तरह जगह f सर्कल g को हमने लिखना है, तो हमने इसको किस तरह रीड करना है? कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन f एंड g। अगर हमने इस तरह लिखा है g सर्कल f लिखा है, तो इसको हमने इस तरह रीड करना है द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन g ऑफ f, g एंड f। तो आप देखिए कंपोजिशन ऑफ द f एंड g इज डिफाइंड एज, किस पॉइंट पर हमने इसको डिफाइन करना है? एट पॉइंट a पर। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने इस तरह f g ऑफ a को लिखना है। फिर g ऑफ a का वैल्यू आपको गिवन है, g ऑफ a का वैल्यू कितना है? b है। तो यहाँ पर किसका वैल्यू पुट कर दे? b का वैल्यू। और f ऑफ b का वैल्यू आपके पास किस चीज़ के बराबर है? 2 लगा दें। अब कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f एंड g एट पॉइंट b को हमने किस तरह डिफाइन करना है? इस तरह लिखना होगा f ऑफ g ऑफ b इज इक्वल टू g ऑफ b का वैल्यू आपके पास क्या है? c के बराबर है। तो g ऑफ b की जगह किसका वैल्यू रिप्लेस कर दे? c का। अब f ऑफ c का वैल्यू किस चीज़ के बराबर है? 1 का। तो यहाँ पर लगा है। अब कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड f एंड g एट पॉइंट c को हमने इस तरह डिफाइन करना है। और g ऑफ c का वैल्यू आपके पास है कितना? g ऑफ c का वैल्यू आपके पास है a। तो यहाँ पर इसकी जगह एक पुट कर दें और f ऑफ a का वैल्यू आपके पास किस चीज़ के बराबर है? 3। तो इसी तरीके से हम कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन f एंड g एट द डोमेन ऑफ द पॉइंट पर क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है द g सर्कल f डिफाइंड और नॉट। तो आपसे ये है कि g ऑफ सर्कल इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द रेंज ऑफ द फंक्शन is not a subset of the domain of g, not a domain of g नहीं है। the is not defined because the range of the function f is not a subset of the domain of g। तो इसी वजह से ये हम
इसको डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। लेट एफ एंड जी हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम सेट टू इंटीजर है। डिफाइन इस तरह है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और जी फंक्शन को डिफाइन 3x प्लस 2। तो आप देखिए कंपोजिट ऑफ फंक्शन एफ एंड जी, व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन जी एंड एफ। तो बोथ फंक्शन एफ जी आर डिफाइंड, दीज आर रियल। रियल क्या होंगे, रियल सेट और रियल क्या होंगे, एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सबसेट। ये भी रियल नंबर सेट है, लीनियर है, और ये भी लिनियर। तो इसका रेंज और डोमेन क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं या रियल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, सॉरी इंटीजर होते हैं। इसका भी इंटीजर होगा, इसका भी इंटीजर होगा, तो ये एक दूसरे अगर हाफ सेट ऑफ सेट का क्या होता है, सब सेट होता है। तो इसी वजह से ये डिफाइन हो सकते हैं, एक और दोनों कंपोजिट फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन एफ एंड जी डिफाइन एट एक्स सच एज। तो आप जी एक्स का वैल्यू आपके पास है, जी एक्स का वैल्यू आपके पास 3x प्लस 2 जी एक्स की जगह पुट कर दें, और फिर ये 3x प्लस 2 फंक्शन वैल्यू में पुट कर दें, यहाँ पर x में पुट कर दें, यानी 3x प्लस 2 का वैल्यू x की जगह रिप्लेस कर x, जहाँ पर x है वहाँ पर पुट कर दें। तो पुटिंग करने से हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह हमने क्या पुट किया, 3x प्लस 2 और 3 कांस्टेंट है उस तरह लिखा है, इसको ज़रूर दे दें 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। तो इसको आप ऐड कर, इससे 6 आता है, और 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एफ सर्कल जी, यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन जी एंड एफ को हमने इस तरह डिफाइन किया है। आप यहाँ पर क्या एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दें, एफ एक्स का वैल्यू यही है, तो यहाँ पर इसकी जगह पुट कर दे कौन सा वैल्यू, 2x प्लस 3 जो इस एफ एक्स का वैल्यू है वहाँ पर आपने पुट किया है, x की जगह पुट किया है, और फिर यही वैल्यू हम gx में पुट कर दें, जहाँ पर यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, और इसको सिंप्लीफाइड कर दें। 3 होगा, जहाँ पर x है वहाँ पर x gx का लगा दें। 6 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 से क्या था 11, और 6 ये उसका क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, यहाँ पर 6 प्लस 7 है, यहाँ पर 6 प्लस 11 है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसी वजह से ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर सकता। क्वेश्चन आपसे ये है कि कंपोजिशन फंक्शन किस वक्त कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, जब दोनों फंक्शन क्या हो, एफ बी और जी बी, एफ बी और जी बी आइडेंटिटी फंक्शन हो, तब क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, अदरवाइज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। हमारे पास सेट सी है, डिफाइन सी टू सी इटसेल्फ, फंक्शन एफ डिफाइन है, और इस तरह जी फंक्शन को भी डिफाइन है सी टू सी। एफ ऑफ ए का वैल्यू एम एच क्या है, 3 है, एफ ऑफ 2 का 5 है, एफ ऑफ 3 का 3 है, एफ ऑफ 4 का 1 है, एफ ऑफ 5 का 2 है। इस तरह जी ऑफ ए का 4, जी ऑफ 2 का 1, जी ऑफ 3 का 1 एंड जी ऑफ 4 का 2 और जी ऑफ 5 का। तो क्वेश्चन फाइंड द कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन एफ एंड जी एफ सर्कल एफ को हमने डिफाइन करना है। तो आप देखिए कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जी एट पॉइंट ए, इसको अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमने लिखना है, एफ को बाहर कर दे, जी ऑफ ए को लिख दें। अब जी ऑफ ए का वैल्यू आपके पास क्या है, 3 के बराबर है, जी ऑफ ए की जगह जी ऑफ ए का वैल्यू आप क्या कर दें, 4 पुट कर दें, एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, 1। इसी तरह जी सर्कल अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन लिख दें, एफ और जी ऑफ 2 का वैल्यू आपके पास क्या है, 1, तो 1 पुट कर दें, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 है। इसी तरह सिमिलरली 5 को भी आप इस तरह डिफाइन करते हैं, एफ जी सर 5 का जी 5 का वैल्यू 34 है, नहीं बल्कि ओनली 3 है। तो एफ सर एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है,
एफ ऑफ 3 का वैल्यू, एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, 3 है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जी सर्कल एफ को भी आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन। व्हाट इज ए फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन? तो आप देखिए इसमें फ्लोरा क्या है, सीलिंग फंक्शन में क्या है। अब देखिए सीलिंग फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और the ceiling function, the function whose value at any real number x, the smallest integer greater than or equal to x is called लेस इंटीजर फंक्शन, या इंटीजर सीलिंग फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं इसी को। और इसी तरह अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, दी फंक्शंस, हम इसको इस तरह दी फंक्शंस whose value at any real number, यानी x हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है, is greatest तो बात कर रहे थे हमने फ्लोरल फंक्शन। तो फ्लोरल फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, लेकिन इस किस्म का फंक्शन जब हम इसको रियल नंबर दे दें, रियल नंबर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट भी हो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा फंक्शन है जब इसका आउटपुट वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर हम इसको एस को रियल नंबर देते हैं तो आपके पास क्या होगा, आउटपुट वैल्यू होगा। लेकिन ये आउट वैल्यू क्या हो सकता है, इस x का is the integer, x is the largest integer that is less than or equal to x, यानी इसका आउटपुट वैल्यू क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर होगा, is less than or equal to x होगा। और इस वैल्यू को हम दी फ्लोर फंक्शन भी कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं एट x is denoted by such as। तो अगर आप देखें इस एग्जांपल में, आप देखें ये इसका सिंबल है, इस किस्म का सिंबल हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फ्लोर फंक्शन। अब देखिए इसमें x को हम वैल्यू देते हैं, ये x है, इसको हमने रियल नंबर से कोई वैल्यू है 3.1, तो इसका आउटपुट वैल्यू क्या आ चुका है, क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट लेस देन और इक्वल टू x हो, यानी 3 से कम, 3 या 3 से कम। तो अब देखिए या 3 हो या 3 से कम, तो 3 पॉइंट क्या होगा, 3। अगर आप देखें इसमें, इसको आप देखें 1 और 2, ये भी किसका पहचान है, आपके पास फ्लोर फंक्शन है, लेकिन आप इसको डिवाइड कर दो कि अपना 0.5 आता है, लेकिन 5 पॉइंट हमने किस चीज में, यानी इसका आउटपुट किस चीज में आना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन इसका आउटपुट वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, या इससे लेस, यानी 0.5 से लेस वैल्यू, लेकिन लेस वो वैल्यू होगा जो इंटीजर होगा। 0.5 तो इंटीजर नहीं है, लेकिन इससे लेस वाला इंटीजर कौन सा है, वो 0 है, यानी 0.5, 0 और 1 के दरमियान क्या है, 0.5 है। तो 5 हमने इंटीजर वैल्यू, तो 0.5 इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है, लेकिन इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इंटीजर। लेकिन किस किस्म में इंटीजर, लेस देन हो या इक्वल टू x हो, लेस देन हो इससे कम, या 0.5 से कम वैल्यू क्या है, जो इंटीजर भी हो वो 0 है। इस तरह आप देखें इस क्वेश्चन में, आप देखें अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इसे क्या, -0.5 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 0.5 तो रियल नंबर है, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इंटीजर, लेकिन हमने इस डिफिनीशन को देना है कि या तो लेस हो 0.5 से लेस वैल्यू क्या है, -0.5 से लेस वैल्यू क्या, -0.5 से लेस वैल्यू क्या है, 0 और -1 के दरमियान, तो 0 -5 लेस वैल्यू क्या होगा, -1, नॉट टू 0।
यानी आपने मीटर वैल्यू -0.5 है, तो इससे लेस वैल्यू हमारे पास जो इंटीजर भी होगा और इससे लेस भी हो, इस -0.5 से वो क्या है, -1। इसी तरह आप देखें 7 है, तो 7 बताते खुद रियल नंबर भी है और इंटीजर भी है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इज लेस देन, लेस तो नहीं है, इक्वल टू एक्स, तो एक्स के बराबर तो है, तो वही हमने CS7 लिखना है। 7 रियल भी है और इंटीजर भी है, तो इक्वल वाला वर्ड्स हमने यहाँ पर डिफिनीशन वाला यूज करना, आर इक्वल, तो यहाँ पर 7 आपने लिखना होगा। नेक्स्ट आप देखिए सीलिंग फंक्शन की तरफ आ जाए कि सीलिंग फंक्शन क्या है, असाइन टू द रियल नंबर x द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अगर हम इस और सीलिंग फंक्शन को हम किस तरह डिनोट करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं, यानी ये आप देखिए इसका नोटेशन को भी देखें, ये इसका क्या है, अपोजिट है। तो ये यहाँ पर आपने लेस लिखा है, यहाँ पर ग्रेटर का लफ्ज आपने वर्ड यूज करना है सीलिंग के लिए। तो अगर आपके पास क्या, या तो x का वैल्यू अपने रियल नंबर, इसको हमने रियल नंबर वैल्यू देने हैं और इसका आउटपुट आपके पास आएगा इंटीजर, और वही इंटीजर भी क्या होगा, उसमें ये भी होगी कि या इस x से क्या होंगे, जो ग्रेटर होंगे, या इस x के बराबर होंगे, तो वो वैल्यू हम इस फंक्शन से हम के बराबर लिख सकते हैं। तो देखते हैं 3.1 सीलिंग फंक्शन, तो इसका आप देखिए ग्रेटर 3.5, ये तो रियल नंबर है, हमने इसका इंटीजर आउटपुट लिखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इससे ग्रेटर वैल्यू जो इंटीजर भी हो और 3 से ग्रेटर भी हो, इंटीजर भी हो और 3.1 से ग्रेटर भी है, तो वो क्या है, 4 है, तो हमने इसलिए 4 लिखा है। नेक्स्ट आप आ जाए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है 1 डिवाइड बाई 2, अगर आप इस पर डिवाइड करें तो क्या आता है 0.5। सिंबल किसका है, सीलिंग का है। सीलिंग की डिफिनीशन क्या है कि इससे हमने ग्रेटर वैल्यू लेना है, लेकिन ग्रेटर भी कौन सा वैल्यू, जो इंटीजर हो, तो 0.1 0 और 1 के दरमियान 0.5 है, तो आपने 0 लेना है क्या 1, डिसीजन आप लेना है। तो ग्रेटर वैल्यू, इससे ग्रेटर वैल्यू 1 है, तो आपने 1 लिया, इसलिए हमने लिया है, तो इसलिए हमने 1 लिखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ आ जाए, -1/2, अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो क्या आता है 0.5 -0.5। तो अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन सीलिंग फंक्शन ये किसके दरमियान -0.5 है, 0 और -1 के दरमियान पॉइंट है, हमने इसका सीलिंग लेना है इंटीरियर, या तो हमने 0 का वैल्यू लिखना होगा या -1 का वैल्यू लिखना है, लेकिन सीलिंग की डिफिनीशन का आपने सहारा लेना कि ग्रेटर का है, तो ग्रेटर 0 ग्रेटर है या -1, कौन सा ग्रेटर वैल्यू है, तो ज़ाहिर बात है कि 0 इज ग्रेटर देन 0 और -1, तो आपने इसलिए हमने 0 लिखा है। अब देखें 7 है, 7 रियल भी है, इंटीजर भी है, तो ग्रेटर तो नहीं है 7 के, लेकिन इक्वल है, तो अकॉर्डिंग इक्वल टू x, तो x के बराबर आपने लिखना है 7 इक्वल टू 7 है, तो x का वैल्यू 7 है, तो ही 7 लिखना होगा। तो इसी तरह आप सीलिंग फंक्शन और फ्लोरल फंक्शन को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके ग्राफ को जरा इस पर देखें, ये फ्लोर फंक्शन का ग्राफ है और ये सीलिंग फंक्शन का ग्राफ है। अब देखिए फ्लोर फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस साइड पर आप देखें, अब देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये सर्कल है, सर्कल वो ग्राफ मैंने पहले भी क्लासेस में भी आपको बता चुका हूं कि जो सर्कल होते हैं वो वैल्यू होते हैं जो फंक्शन वैल्यू में शामिल, रेंज वैल्यू में शामिल नहीं होते, और जो शेडेड एरिया है वो उसके रेंज सेट में या द फंक्शन में शामिल होते हैं। अगर हमारे पास 0.999 सीलिंग फंक्शन को यानी फ्लोर फंक्शन को हम वैल्यू देते, तो हम हमारे पास लेस वैल्यूज क्या होगा, या 1 या 0, तो लेस वैल्यू 0.99 क्या है, तो हमने क्या लिखना होगा 0, तो यहां पर आपने डॉट लगाना होगा, यानी आपने यहां पर सर्कल करना है। अब देखिए यहां पर 1.99 शामिल है, लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं है। 1.99 फ्लोरल फंक्शन का अगर आप ले ले तो इसका इंटीजर होना चाहिए
तो लेस वैल्यूज क्या है, 2 और 1 को आपने लेना होगा। तो 1.199 का इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, नॉट 2। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन लेस वैल्यू आपने लेना है। इस तरह यहाँ पर 2.999 अगर हम इसका क्या ले ले, फ्लोर फंक्शन ले ले, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इंटीजर। और इंटीजर भी क्या होगा, या लेस होगा या इक्वल होगा। तो 2.9 का लेस वैल्यू क्या है, जो इंटीजर फॉर्म है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पर इसलिए उसने सर्कल लगा, ये 2 का वैल्यू है, नॉट के 3 का वैल्यू। तो ये 3 शामिल नहीं है 2.1, बल्कि इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। या अगर आपके पास 1.99 है तो इसका इंटीजर फ्लोर फंक्शन का आउटपुट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर आपके पास 0.9 है, 99 फ्लोर फंक्शन है, तो इसका आउटपुट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या होगा, 0 होगा। इस तरह यहाँ पर भी अगर आपके पास क्या है, -0.1 अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर हमने फ्लोर फंक्शन लेना है तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। अगर इसी तरह अगर हम इस यहाँ पर ले लें -1.1 ले लें, तो इसका और इसका हम फ्लोर फंक्शन ले तो इसका आउटपुट वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। अगर इसी तरह अगर हम यहाँ पर -2.1 ले ले और इसका फ्लोर फंक्शन ले तो इसका आउटपुट वैल्यूज क्या होगा, इंटीजर फॉर्म में 3 होगा, क्योंकि लेस देन -2 से लेस -2.1 से लेस वैल्यू क्या है, -3 है। इसी तरह -1.1 से लेस वैल्यू क्या है, -2 है। तो अब देखिए इस ग्राफ के, इसका ग्राफ किस साइड पर बन रहा है। अब देखिए इस ग्राफ में राइट टू लेफ्ट फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट उसका ग्राफ बनता है। और सीलिंग फंक्शन में इसका अपोजिट है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। किस तरह राइट होगा, अब देखिए यहाँ पर है 0.1 अगर हमारे पास हम क्या ले लें, इसका सीलिंग फंक्शन ले लें, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमने इंटीजर वैल्यू लेना है, लेकिन इंटीजर वैल्यू भी वही जो ग्रेटर देन हो और इक्वल हो। तो 0.1 से ग्रेटर वैल्यू क्या है इंटीजर फॉर्म में, वो 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सर्कल लगाया। अब देखिए 1.1 अगर हम इसका क्या ले लें, सीलिंग फंक्शन लगा दें इस पर, तो इसका इंटीजर आउटपुट वैल्यू क्या होगा, 2। अगर यहाँ पर 2.1 ले लें तो 2.1 का सीलिंग फंक्शन क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ सीलिंग फंक्शन का और फ्लोर फंक्शन का हम ड्रा कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपके पास कोई सीलिंग फंक्शन है जो डिफाइन है, सच एज सम डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर सीलिंग फंक्शन है x1 प्लस वाई एंड सीलिंग फंक्शन। यहाँ पर सिंगल आपने इंडिविजुअल आपने x पर भी सीलिंग फंक्शन लिया है प्लस y पर भी। तो आप इसको प्रूव कर या डिसप्रूव साबित कर दें। तो हम इसके लिए x के लिए आपने वैल्यू सपोज कर दें कि इसका वैल्यू हमारे पास 1/2 है, y का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 है। और यहाँ पर आप पुटिंग कर दें, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट कर दें, राइट हैंड साइड में भी पुट कर दें, और फिर आप चेक कर दें कि दोनों से सेम वैल्यू आता है तो दिट इज सेटिस्फाइड। अगर ये सेम वैल्यू नहीं देता तो फिर आप कहते हैं दिस आर नॉट डिसप्रूव, नॉट सेटिस्फाइड। तो आप चेक करते हैं, पुटिंग द वैल्यू x1 का वैल्यू पुट कर दें, y का वैल्यू पुट कर दें, इसको कन्वर्ट कर दें, पॉइंट डिवाइड कर दें तो इससे क्या आएगा 0.5, इससे भी क्या आएगा 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। और आप इसका सीलिंग फंक्शन ले लें, क्या ले लें, सीलिंग फंक्शन। तो सीलिंग फंक्शन की डिफिनीशन क्या है कि इसका वैल्यू होगा इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इससे क्या आ चुका है 1, बट यहाँ पर आप देख x1 1/2 यहाँ पर क्या है 0.5, यहाँ पर भी 0.5 अकॉर्डिंग टू द सीलिंग फंक्शन। इस पर डिफिनीशन अप्लाई कर दे कि इस सीलिंग फंक्शन का वैल्यू इंटीजर होगा जो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, लेकिन इसका 0.5 से ग्रेटर वैल्यू क्या है
वन है और इंटीजर फॉर्म में भी है, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, वन। यहाँ पर भी क्या लगा सकते वन, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो इससे वैल्यू एक साइड से वैल्यू आ रहा है वन, दूसरी साइड से आ रहा है टू, तो इसी वजह से ये एक दूसरे को वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, दिस आर डिसप्रूव। तो ये आपका टॉपिक था। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इसमें ईमेल के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को तफसील के साथ जवाब दे सकता हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन करें। थैंक यू।